आपकी खबर, आपका अधिकार, आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। बीजेपी के स्टार प्रचारक भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री लगातार दूसरे दिन कर्नाटक में चुनावी प्रचार करने वाले हैं। कर्नाटक में पीएम की आज सबसे पहले जनसभा मुदबिद्री में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 1 बजे अंकोला में और 3 बजे बेलहुंगल में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा में कर्नाटक के लोगों से वायदा किया कि बीजेपी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वोकालिंगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण कम नहीं होने देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर्नाटक में प्रचार अभियान में व्यस्त हैं। एक रैली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कर्नाटक में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर एक भी शब्द क्यों नहीं बोलते। प्रधानमंत्री कर्नाटक के बारे में कहने के बजाय केवल अपने बारे में बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे डीके कुमारस्वामी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेंगलुरु में रोड शो किया। इसके बाद एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे, रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं की जाती। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के मंसूबों पर सवाल खड़े किए और कहा कि वो आरएसएस बैन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जगदीश शेट्टर का जीवन ही संघ से शुरू हुआ था। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उनके स्टार प्रचारकों को संयम बरतने और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की सलाह दी और ये भी कहा कि ऐसा कर चुनावी माहौल को खराब ना किया जाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हाल के चुनावी भाषणों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने चेतावनी जारी की है और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इसके अनुपालन के लिए फौरन उचित और कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और पक्षों को चुनाव आचार संहिता और मर्यादा के भीतर ही चुनाव प्रचार करना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर चुनाव आचार संहिता और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उपराष्ट्रपति आज असम और मणिपुर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इन पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा के दौरान 3 विश्वविद्यालयों का दौरा करेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आज असम में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इम्फाल में धनमंजूरी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ भी संवाद कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। गृहमंत्री आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के 4,500 कर्मचारियों को नियमितीकरण नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आज शाम राष्ट्रीय राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में किया जाएगा। शरद पवार के एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जारी है। सभी की निगाहें अब एनसीपी नेता अजीत पवार पर टिकी हैं। अजीत पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने की अटकलें जोरों पर। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक तरह के 7 मामलों को एक साथ किया जाएगा या अलग सुना जाएगा, इस पर वाराणसी के जिला न्यायाधीश की अदालत में आज सुनवाई। बेअंत सिंह हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट आज दोषी करार दिए गए अभियुक्त की सजा कम करने की याचिका पर फैसला सुनाएगा। बलवंत सिंह राजवाना ने अपनी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील करने की अपील की थी। ईडी के निदेशक पद का कार्यकाल 5 साल करने से जुड़े संशोधित कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में केंद्र सरकार पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप। भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था कि ऐसी शादी को कानूनी मान्यता दिए बगैर उन्हें क्या अधिकार दिए जा सकते हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो औपनिवेशिक युग को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण विषय है भाषा का, और हमें अपने भारतीय कोर्ट में भारतीय भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। कानून मंत्री के अनुसार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि वो भारतीय भाषा के इस्तेमाल के बारे में सोचे। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास तकनीक है तो हम क्यों ना अपनी क्षेत्रीय भाषा में इसका इस्तेमाल करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माले में भारत की ओर से उपहार के रूप में मालदीव
को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा और कहा भारत मालदीव के संबंध पूरे क्षेत्र के लिए मॉडल के रूप में विकसित हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी श्रीलंका दौरे पर हैं, जहां वो आज त्रिंकोमाली जाएंगे। यहां वो श्रीलंका वायुसेना अकादमी में भारत श्रीलंका मैत्री सभागार की आधारशिला रखेंगे। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने N-32 विमान के कल पुर्जे संचालन के लिए श्रीलंका एयरफोर्स को उसे सौंप दिया। उन्होंने भारत सरकार की ओर से इसे उपहार के रूप में 1 करोड़ श्रीलंकाई रुपए की पुस्तकें भी भेज की हैं। एयर मार्शल चौधरी श्रीलंका में कटुनायक वायुसेना केंद्र भी गए और श्रीलंका के वायुसेना अधिकारियों से बातचीत की। श्रीलंका के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के विश्वविद्यालय में जाकर विद्यार्थियों से भी मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंचियोन में एडीबी के अध्यक्ष मसात्सुको असाकावा के साथ द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत के साथ अधिक रियायती जलवायु वित्त के साथ भारत का समर्थन करने का आग्रह किया। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि बैंक अपने मूल्य में बॉन्ड जारी कर कोष जुटाने के विकल्प कर रहा है। विचार और विदेशी मुद्रा विनिमय उतार चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिए स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण को बढ़ावा देना उचित होगा। वित्त मंत्री ने सियोल के भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत ने महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को जिस तरह संभाला वो एक मिसाल है। सियोल में वित्त मंत्री एडीबी के संचालन बोर्ड के 56वीं सालाना आम बैठक में भाग लेने के अलावा निवेशकों को भी संबोधित करेंगे और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगी। विश्व के जाने माने अर्थशास्त्रियों और एडीबी के सदस्य देशों के साथ भी सियोल में वित्त मंत्री की मुलाकात होगी। उम्मीद की जा रही है इससे कई अहम नतीजे सामने आएंगे। इसरो की वाणिज्यिक शाखा इन स्पेस के अनुसार पीएसएलवी कक्षीय अनुप्रयोग मॉड्यूल पोयम 2 और अन्य 7 उपग्रह अंतरिक्ष में ठीक काम कर रहे हैं। इनमें गैर सरकारी कंपनियों के उपग्रह भी शामिल हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उद्योगपतियों ने राज्य सरकार के साथ 312 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन किए। राउंड टेबल बैठक में माणिक साहा ने निवेशकों की मदद करने का संकल्प किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना में शामिल बेटियों का अगर नीट के तहत मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होता है या चुनित इंजीनियरिंग कॉलेज आईटी में होता है तो उनकी फीस सरकार भरेगी। इंदौर में बाणगंगा इलाके में एक बेकाबू क्रेन के नीचे आने से 4 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों के मुताबिक क्रेन के ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। क्रेन चालक को हिरासत में लिया गया और हादसे की जांच की जा रही है। दिल्ली में द्वारका जिले की पुलिस एक आपराधिक गिरोह से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दिल्ली और हरियाणा के 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर रही है और तलाशी भी। हथियार, नकदी और अवैध पदार्थ बरामद कर कुछ लोगों को लिया गया हिरासत में। उत्तराखंड का मौसम लगातार बिगड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 मई तक राज्य के कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी, इसलिए लोग बेवजह घरों से न निकलें। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी और ऑरेंज अलर्ट जारी होने के कारण आज से होने वाली यात्रा रोक दी गई। पुलिस और प्रशासन की ओर से पर्यटकों से यात्रा नहीं करने का आग्रह किया गया। केदारनाथ धाम में तैनात एसडीआरएफ ने एक तीर्थ यात्री की जान बचाई। आकाश सिंह नाम के इस शख्स का ऑक्सीजन लेवल गिर गया था। एसडीआरएफ कांस्टेबल 400 मीटर दूर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया और उसे उपलब्ध करवाया। राजधानी दिल्ली में बारिश और आंधी को लेकर आज येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवा के साथ हल्की से मध्य बारिश हो सकती है, इसके लिए बाहर जाते समय सावधानी बरतें। मौसम वैज्ञानिक मई के बदलते हुए मौसम की वजह से जलवायु परिवर्तन को इसका बड़ा कारक मान रहे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में मई में ऐसा मौसम नहीं देखा। लगातार 3 से 4 दिन तक मौसम ऐसा रहने का मतलब जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट के अनुसार पहाड़ियों और मैदानी इलाकों सहित देश के उत्तरी हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां हो रही हैं। इसकी वजह से कई हिस्सों में तापमान काफी कम। 5 मई को बारिश पर लगेगा ब्रेक। 8 मई को मौसम साफ होना होगा शुरू। छत्तीसगढ़ में पूरे अप्रैल में हुई मानसूनी बारिश ने ग्रीष्मकालीन धान समेत रबी की फसलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग और कृषि वैज्ञानिकों ने फसल बचाने के लिए किसानों को सलाह दी कि अगले 1 हफ्ते तक नमी आती रहेगी, इसलिए बची हुई फसलों की सुरक्षा कर लें।
भारी बारिश के कारण सिक्किम में नाथुला के पास फंसे 40 पर्यटकों को सीमा सड़क संगठन ने बचाया। लोगों को भोजन और जरूरी सामान भी दिया गया। बाद में सड़क खोल दिए जाने के बाद लोगों को वापस गैंगटॉक भेज दिया गया। गोफर्स्ट एयरलाइन नकदी के गंभीर संकट की वजह से 3 से 5 मई तक अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित रखेगी। इससे पहले एयरलाइन ने 2 दिन के लिए उड़ानें निलंबित करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही गो फर्स्ट एयरलाइन ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की दिल्ली पीठ में स्वैच्छिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है। गो फर्स्ट एयरलाइन की उड़ानें स्थगित करने की घोषणा को नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं डीजीसीए की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 मई तक नई बुकिंग रद्द करने के बाद गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीजीसीए को ऐसे रद्दीकरण के लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। दिल्ली में मक्के से इथेनॉल बनाने को लेकर दिल्ली के वाणिज्य भवन में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित कई मंत्रालय के अधिकारी और उद्योगपति शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2014 से पहले 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, आज 10% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य रखा है वो अवश्य हासिल किया जाएगा। ईपीएफओ ने ऊंची पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जून किया। ईपीएफओ ने मंगलवार देर शाम को जारी एक बयान में कहा कि 3 मई को खत्म होने वाली समय सीमा को बढ़ाकर 26 जून 2023 किया गया है। देश में टोल संग्रह की फास्टैग प्रणाली के काम में निरंतर वृद्धि के साथ 29 अप्रैल को इस प्रणाली के माध्यम से एक दिन में 193 करोड़ रुपए के टोल संग्रह का नया रिकॉर्ड बना। यूआईडीएआई ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर नई सुविधा की शुरुआत की। सुविधा से लोग इसका पता काफी आसानी से लगा सकते हैं कि कौन सा मोबाइल या ईमेल आईडी उनके आधार से जुड़ा हुआ है। अंबुजा सीमेंट्स का 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 10% से घटकर 763 करोड़ रह गया। कंपनी ने ये जानकारी दी। अडानी टोटल गैस का मार्च 2023 में समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का लाभ 21% बढ़कर 97 करोड़ के आसपास। वहीं टाटा स्टील का शुद्ध लाभ 2023 को समाप्त तिमाही में 84% बढ़कर करीबन 1566 करोड़ रुपए। इफ्को का शुद्ध मुनाफा पिछले वित्त वर्ष के दौरान 62% बढ़कर रिकॉर्ड 3052 करोड़ रुपए पर पहुंचा। पिछले वित्त वर्ष में ये 1883 करोड़ रुपए था। मॉर्गन स्टैनली पहले 3 महीनों के दौरान लाभ से गिरावट की रिपोर्ट के बाद नौकरियों में 3000 कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बना रही है। जापानी वित्त मंत्री शुनिची सुजुकी और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष चू क्योंग हो ने एडीबी की वार्षिक बैठक के दौरान मुलाकात की। युद्धग्रस्त सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच साथियों के लिए संघर्ष विराम की सहमति बनी है। संघर्ष विराम 4 मई को लागू होगा और 11 मई तक चलेगा। संघर्ष विराम से सूडान में फंसे विदेशी नागरिकों को निकासी जिसमें प्रक्रिया में तेजी आ रही है। सूडान में सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच सत्ता पर कब्जे के लिए लड़ाई चल रही है, जिसमें लगभग 500 लोग मारे गए। दक्षिणी सूडान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेना और आरएसएफ के बीच 7 दिन के नए युद्ध विराम के बारे में सैद्धांतिक रूप से सहमति मिली है, जो कल से लागू होगा। दोनों ने वार्ता के लिए अपनी प्रतिनिधि भेजने का भी वायदा किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 15 अप्रैल को प्रतिद्वंदी बलों के बीच भारी लड़ाई शुरू होने के बाद 1 लाख से अधिक लोग सूडान से पलायन कर गए। सूडान में और 3,34,000 लोग विस्थापित हुए हैं। कल सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी समन्वयक अब्दुग दीन ने कहा कि वो 2 सप्ताह से अधिक समय तक चली विनाशकारी लड़ाई ने देश के मानवीय संकट को एक पूर्ण आपदा में बदल दिया। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,400 से अधिक भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई है। खार्तूम में भारतीय दूतावास ने बताया कि कल तक भारतीय नौसेना के जहाजों और भारतीय वायुसेना के 13 विमानों का उपयोग कर नागरिकों को निकाला गया। मिस्र के विदेश मंत्री सामे शौकरी ने मंगलवार को काहिरा के सूडान के सैन्य प्रमुख अब्दुल फतेह अल बुरहान के प्रतिनिधि से मुलाकात की है और अब तक 40,000 सूडान के नागरिक सीमा पार कर मिस्र में प्रवेश कर चुके हैं।
कनाडा ने सूडान संघर्ष में दोनों पक्षों से मानवीय कानूनों का पालन करने का आग्रह किया। केनिया की राजधानी नैरोबी में बोलते हुए कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि मानवतावादी कानून का सम्मान किया जाना जरूरी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन जीन पियरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका सूडान में तेजी से बिगड़ती मानवीय स्थिति और तेजी से होते हुए पलायन को लेकर चिंतित। पैराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरे स्थान पर आने वाले एक दक्षिणपंथी उम्मीदवार के समर्थकों ने मतों की गिनती में धोखाधड़ी की शिकायत को लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। पैराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में सैंटियागो पेना की जीत के बाद मतों की पुनर्गणना की मांग की जा रही है। सैंटियागो पेना ने कहा कि चुनावी संसद द्वारा किए गए फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं पेरू और चिली की सीमा पर फंसे प्रवासियों ने दोनों देशों को जोड़ने के लिए राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। पेरू सरकार की अप्रवासन नीति के कारण सैकड़ों की तादाद में लोग सीमा पर फंसे हुए हैं। पेरू सरकार ने पिछले सप्ताह अपनी सीमाओं पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। सरकार ने यह घोषित किया कि उचित कागजी कार्रवाई के बिना विदेशी नागरिकों को निष्कासित किया जा सकता है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि अवैध अप्रवासन में वृद्धि को रोकने के लिए मेक्सिको सीमा पर 1500 अमेरिकी सैनिकों को जल्द भेजा जाएगा। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि वे अमेरिका मेक्सिको सीमा की सुरक्षा में मदद के लिए सैनिकों की तैनाती पर अमेरिकी सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। सर्बिया और कोसोवो के नेताओं ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल से मुलाकात की। बोरेल ने कहा दोनों पक्ष तनाव को कम करने में रहे विफल। थाईलैंड में 14 मई को होने वाले आम चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ गया। चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पेंटो कटारन श्रीनिवासरा के समर्थन में लोग एकजुट हो रहे हैं। एक फिलिस्तीनी कैदी की इजराइल जेल में हुई मौत के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ गया। दरअसल इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनी कैदी 86 दिनों से भूख हड़ताल पर था, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। इजराइल जेल के अधिकारियों के मुताबिक ये कैदी मंगलवार तड़के बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई गई। कैदी की मौत के बाद गाजा से फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने मंगलवार को इजराइल पर रॉकेट दागे। हालांकि रॉकेट हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अमेरिका इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। मिसिसिपी नदी में बाढ़ के कारण पानी का स्तर बढ़ने लगा और इसकी वजह से पानी आसपास के सड़कों से होता हुआ लोगों के घरों में पहुंचा और काफी नुकसान हुआ है। टेक्सास में 5 लोगों की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कई दिनों से आरोपी की तलाश में जुटी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक स्वर में बोलने का आग्रह किया। अपने काम के लिए पत्रकारों की नजरबंदी और कारावास को रोकने का भी आह्वान किया। गुतेरेस ने कहा कि दुनिया के हर कोने में प्रेस पर हमले हो रहे हैं। गुतेरेस ने रेखांकित किया कि हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। विश्व प्रेस दिवस जो है यानी कि स्वतंत्रता दिवस, उससे 2023 में उससे पहले जो वीडियो संदेश है उसमें उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहा कि ये लोकतंत्र के न्याय की नींव है। यूनेस्को द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में गुतेरेस ने चिंता व्यक्त की है कि दुनिया के हर कोने में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा 2022 में कम से कम 67 मीडियाकर्मी मारे गए। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आईपीएल में आज का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। ये मैच पंजाब का होम ग्राउंड जो है मोहाली, उसमें खेला जाएगा। आईपीएल 2023 के 46वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 5 रन से हराया। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 130 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 125 रन बना पाई। इस मैच के हीरो अमन और ईशान वर्मा रहे। अमन ने इस मैच में अर्धशतक बनाया। 44 गेंदों में 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 51 रन बनाकर वो आउट हुए। वहीं ईशांत शर्मा ने इस मैच में आखिरी ओवर में 12 रन बनाए। आईसीसी ने सालाना टेस्ट रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत को फायदा हुआ। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हटाकर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। वहीं भारतीय टीम ने T20 में भी शीर्ष स्थान बरकरार रखा।
यहाँ उसकी रेटिंग 267 की है, वहीं अंक 18,445। T20 रैंकिंग में इंग्लैंड दूसरे स्थान पर। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच लखनऊ में मैच के बाद हुए झगड़े के मामले में अब बीसीसीआई की तरफ से कार्रवाई की गई। कोहली और गंभीर की 100% मैच फीस काट ली गई है। ताशकंद में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। इससे पहले खेले गए मुकाबले में जीत के साथ आशीष चौधरी ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। भारत की वंतिका अग्रवाल देश की तीसरी सबसे बेहतरीन रैंकिंग वाली खिलाड़ी बनी। वंतिका ने पिछले 2 महीनों में 4 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए दौरान उन्होंने 5 रेटिंग में 61 रंग हासिल किए। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी अल्कराज ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 6-2 से हरा दिया। मैड्रिड ओपन 2023 के पुरुष एकल स्पर्धा में कल रूस के 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रुब्लेव ने प्री क्वार्टर फाइनल में कैरिन खचनोव के हाथों हारकर प्रतियोगिता से वो बाहर हो गए हैं। खचनोव ने राउंड ऑफ में 16 के मैच में रुब्लेव को 7-6, 6-4 के अंतर से हराया। ग्रीस के सिट्सिपास ने मैड्रिड ओपन 2023 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में 5वीं वरीयता प्राप्त 24 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी सिट्सिपास ने बर्नाबे जपाटा को 6-3, 6-1 से हराकर बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। स्पेनिश ला लीगा में रियल सोसिएदाद ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराया। रियल सोसिएडेड को पहली सफलता दूसरे हाफ में हाथ लगी, फिर मुकाबले के 85वें मिनट में दूसरा गोल कर रियल सोसिएडेड ने मैच को अपने नाम किया। स्पेनिश ला लीगा एक अन्य मुकाबले में बार्सिलोना ने ओसासुना को 1-0 से हरा दिया। इस मैच में एकमात्र गोल बार्सिलोना की तरफ से जॉर्डी अल्बा ने 85वें मिनट में कर मुकाबला किया अपने नाम। विपुल शाह और सुदीप्तो सेन की आगामी फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज के बाद सुर्खियों में सेंसर बोर्ड ने कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया। लव रंजन के निर्देशन में बनी तू झूठी में मक्कार के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे। नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से ही जानकारी साझा की।